हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, अपना जो नेट का पेपर 1 है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट हर यूनिट को देखेंगे हम कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स आपको एग्जाम तक लेके जाने हैं। ये कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से, और ये एग्जाम से पहले अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा एक रिवीजन रहने वाला है आपको। तो इसको कम से कम 2-3 बार आप देखें आराम से, है ना, भी स्पीड अप करके और अच्छे से कि क्या कंसेप्ट है, क्या हर कंसेप्ट को हम बिल्कुल छू के जा रहे हैं क्या। बहुत ज्यादा रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, पीवाईक्यू आ जाते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट्स तो वही रहते हैं। तो बहुत ही शांति से, आराम से, अच्छे से हर यूनिट का ये निचोड़ है। हर कंसेप्ट को हमने टच करने की कोशिश की है, तो आराम से सुनना, ये कंप्लीट पेपर 1 के लिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है कि सब बढ़िया है, तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और लाइक सब्सक्राइब जो आपको ठीक लगे आपको करना है, ठीक है। चलो, और इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं फ्रेंड्स कि हमारी वेबसाइट है, आपको पता है, दैट इज www.swmg.in। और अपनी मोबाइल ऐप ही है जिसका नाम है SWMG। आप इसको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई अदर जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप या कॉल करके सामान्यतः जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से पेपर हम पढ़ाई करते हैं। पेपर 1 पढ़ते हैं कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, अच्छे से पीवाईक्यूज के साथ, कंप्लीट थ्योरी के साथ हम पढ़ाई करते हैं। पेपर 2 हम इन्वायरमेंट साइंस करते हैं बहुत अच्छे तरह से, बहुत बढ़िया वाला, है ना, ईवीएस पूरा पीवाईक्यूज के साथ, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स। और पेपर 2 एजुकेशन करते हैं। इनके कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट कौन सी है, www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी स्क्रीन पे अब एक पहला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन का पहला क्वेश्चन है, आराम से समझिए और ये क्या कह रहा है। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो आप वीडियो एक बार रोक के उस क्वेश्चन का आंसर खुद से करें, फिर सोचें कि अच्छा ठीक है, ये आंसर मैंने किया, सही सोच के किया या कि नहीं। वो सब तभी हमारा एक प्रॉपर एनालिसिस होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट। ये नोट वगैरह आप एग्जाम में अच्छे से ध्यान रखना, हम जल्दी में नोट वगैरह भूल जाते हैं और दिमाग में उसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड लेके उस क्वेश्चन को नोट ना मानते हुए कर देते हैं। ये बड़ी मिस्टेक है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हमारे हर एग्जाम में गलत होते हैं, तो ध्यान रखना। विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। तो ये बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड में हम जब बात करते हैं टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, अलग अलग जो मेथड्स पढ़ते हैं, बहुत सारे मेथड हम टीचिंग के, वहां से ये क्वेश्चन है। और ये पूछा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लर्नर सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर, यानी कि शिक्षार्थियों की अधिक स्वायत्तता। अगर शिक्षार्थियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी तो वो तो लर्नर सेंटर्ड हो गया। तो आपको पूछा कौन सा लर्नर सेंटर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड कह रहा है, लर्निंग एक्टिविटीज आर फैसिलिटेटेड बाय टीचर्स, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जाता है, यानी टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, तो ये लर्नर सेंटर्ड में ही होता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा लर्नर सेंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये तो है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि लेस ऑटोनॉमी एंड लेस एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की कम स्वायत्तता और कम व्यस्तता, ये लर्नर सेंटर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये टीचर सेंटर का है। और इसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टेड ऑफ लर्नर, तो ये तो बेसिकली लर्नर सेंटर्ड का ही है। अब आपसे ये कंसेप्ट आपको अच्छे से मैच्योरिटी से आपको आ जाना चाहिए कि लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड क्या होता है। जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं A, B, D, ये बेसिकली है लर्नर सेंटर्ड के, क्योंकि आपसे ये पूछा कि कौन सा लर्नर सेंटर्ड का नहीं है, तो सी वाला लर्नर सेंटर्ड का नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड का है। तो अब एक अप्रोच बननी चाहिए इस टॉपिक से कि अच्छा लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए, ये कह रहा है, टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी, यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी हो सकती है ना। एड्रेस द डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट एंड इफेक्टिव, है ना, मतलब अगर डाइवर्सिटी की बात करनी है तो कौन सा टीचिंग है वो बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है ना। तो बेसिकली हमारा डिक्टेटिंग नोट्स एक अच्छा नहीं है भाई,
लेक्चरिंग में तो ये है कि बड़े ग्रुप को पढ़ा सकता है, ये नहीं। गिविंग टेस्ट, ये भी नहीं। इसमें सबसे बेस्ट अगर चाहें तो अगर हम एड्रेस करना चाहें डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट, तो सबसे बेस्ट है इसमें कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी कि आपस में मिलके सहयोगी शिक्षण से बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो बेस्ट ऑप्शन है, तो इसमें कोई दोराय ही नहीं है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक स्वयं से क्वेश्चन है और आपको पता है स्वयं, और ये बहुत सारी स्कीम्स है, स्वयं प्रभा, ई क्रांति, बहुत सारी स्कीम पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग मूक हैज हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स फॉर डिजाइनिंग कोर्सेज। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित मूक है, वो प्रदान करने हेतु स्वयं के मुंह से कितने चतुर्थक है, वैसे तो नाम में ही है चतुर्थक, 4, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। सीधी सी पता है आपको इसके बारे में, ठीक है। 4 चतुर्थक है और एक आपको चतुर्थक है। एक बार इसमें ये पूछा था, मूक का फुल फॉर्म आपको पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। तो मैसिव का मतलब पूछा था, तो लार्ज लेवल पे है ना, ह्यूज लेवल पे मैसिव का मतलब होता है ये, ठीक है। ये भी आपसे पूछा था। तो 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं और इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली ये जो स्वयं है इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था, जुलाई 9 को हुआ था 2017 में। ये ईयर और डेट आपको याद रखनी है। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, इसमें 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है। एक बार ऐसा स्टेटमेंट बनाया गया और लिखा गया कि स्वयं में 4 कार्डिनल प्रिंसिपल है, वो स्टेटमेंट गलत होना था। बेसिकली कितने कार्डिनल प्रिंसिपल है, देयर आर 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, याद रखना है। कितने, 3 है। कौन कौन से, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी कि प्रॉपर्ली एक्सेस हो जाए आपको, और समानता से, और गुणवत्तापूर्ण, ये 3 है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ध्यान रखना। और अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे, कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या है, वीडियो लेक्चर्स है, ई कंटेंट है, ठीक है, और टेस्ट एंड असाइनमेंट्स हैं, और ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है। ये 4 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूंगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आईसीटी इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कुछ स्कीम्स है बेसिकली, है ना ये, और इधर इनकी बेनिफिट्स क्या है, या स्टूडेंट्स और रिसर्चर में क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि आपको ये बताना है ये कौन से रिलेटेड है, इस स्कीम से रिलेट करना है। सबसे पहले स्वयं की बात की गई है, तो स्वयं में आपको पता है वो क्रेडिट अर्न करता है, ठीक है ना, कि कहां से कितना वो पढ़ा तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास 4th ऑप्शन है, ठीक है। देखो आप स्वयं के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्रेडिट अर्जित करना, बिल्कुल A का 4 है। अगर इस तरह से हम देखते हैं A का 4, तो कौन से ऑप्शन में, देखिए A का 4 देखिए सिर्फ एक में ही है, 2nd ऑप्शन में, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। इतना करके आगे बढ़ सकते हैं। ये टाइम बचाने का हमारा क्वेश्चन का तरीका होता है पेपर में, लेकिन हम तो क्या था आगे आ तो मैं सारे देखूंगा ऑप्शन, हाँ खुशी, जहां कंफ्यूजन हो वहां तो चेक करना चाहिए, नहीं तो आप टाइम बचा सकते हो। चलो मैं तो सब बता देता हूँ। स्वयं प्रभा में आपको पता है 24 आवर 7 दिन आपको DTH चैनल की बात होती है, तो B का आ गया 3। और PG पाठशाला में क्या होता है, बेसिकली आपको फ्री बुक्स हम ले सकते हैं, करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट, तो C का 2nd आ गया। और ई यंत्रा हैंड ऑन प्रैक्टिस, वो रोबोटिक्स वगैरह वाली स्कीम्स हम पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी में बहुत डिटेल में हम बातें करते हैं, D का आ गया 1, तो ये आ गया 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। जब मैं बता रहा था कि हम बहुत सारे मेथड करते हैं टीचिंग के मेथड, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक, डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान, असाइनमेंट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना, बहुत सारे हम जो मेथड्स की बात करते हैं जैसे सर्वे मेथड। तो इसमें आपको पूछा है कि लेक्चर मेथड है उसका क्या एडवांटेज है। तो अगर इस सब में देखें, और बहुत सारों में हो सकता है, लेकिन लेक्चर मेथड को स्पेसिफाई किया तो इसके लिए सबसे बेस्ट जाएगा कि इसमें लार्ज ग्रुप के लिए बहुत ही सूटेबल है ये, क्योंकि जैसे मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूं, लेक्चर ले रहा हूं, तो 50 बच्चे या 40 बच्चे तो एक साथ आराम से वो हैंडल हो सकते हैं। तो सूटेबल फॉर लार्ज ग्रुप टीचिंग, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यह बड़े समूह में शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको ना हर एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट्स को समझना है कि अच्छा ये कंसेप्ट मुझे समझ में आया कि नहीं, कि सिर्फ आंसर याद हो रहा है, प्लीज इस तरह से ना करें, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कह रहा है कंडक्टिंग सर्वे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग, यानी कि जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो ब्लैंक दिया हुआ है, किसका सबसे बेस्ट तरीका है ये सामान्य है, प्राइमरी डाटा के लिए, सेकेंडरी डाटा के लिए, क्वालिटेटिव डाटा के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है जब हम सर्वे करते हैं, क्वेश्चनियर वगैरह भराते हैं तो प्रेजेंट के डाटा लेते हैं, तो हमारे पास कौन सा आएगा, प्राइमरी डाटा। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होते हैं, इनको कलेक्ट करने के मेथड्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान आ जाने चाहिए। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिसर्चर इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग, ब्लैंक दिया है, व्हेन ही और सी इज इंगेजिंग इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। शोधकर्ता आमतौर पर, ब्लैंक दिया हुआ है, का समर्थन करने में रुचि रखता है जब वह परिकल्पना परीक्षण में संलग्न होता है। कौन सी परिकल्पना परीक्षण की बात करेंगे यहाँ पे, हम जब हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि वैकल्पिक की बात करते हैं। नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि वेरिएबल्स के बीच एक दूसरे का कोई इफेक्टिव या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, जबकि अल्टरनेटिव कहता है इसके बीच। ठीक है, तो बेसिकली वही तो एक रिसर्चर को प्रूव करना होता है और नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करना होता है। ये हम जब हाइपोथेसिस का टॉपिक पढ़ते हैं तब बात करते हैं। तो ये कह रहा है यूजुअली इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग, जो रिसर्चर होता है वो किसको सपोर्ट करता है, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, क्योंकि वही तो वो चेक कर रहा होता है कि कौन सा वेरिएबल किस तरह से रिलेट करता है, सिग्निफिकेंट रिलेशन ही तो निकालता है वो। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है, इसमें हम एरर की भी बात करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सही में पढ़ाई कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा जो हम बात करते हैं हाइपोथेसिस में, वो किस रिलेशन में बात करते हैं, कौन सी 1 एरर है, कौन सी 2 एरर है, मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी बात बनेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मैं अभी कहने लगा हूं क्योंकि आप थोड़ा लेजी होते जा रहे हैं, कि मैक्सिमम लोगों से आप शेयर करें, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो कमेंट्स करें मैक्सिमम कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये आंसर है, मुझे सर ये नहीं आता, ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इससे नहीं है। तो ये हमें पता लगता है कि आपको क्या चीजें रिक्वायर है, किस चीजों से आप हमें करना है, क्या आगे बढ़ना है। ये जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। ये सोशल मीडिया का हम अच्छे के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, तो मैक्सिमम आपको इंटरैक्ट करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है, अच्छा लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। इधर कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च दिया हुआ है और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसका वर्णन दिया हुआ है। तो केस स्टडी है, केस स्टडी जैसे आपको कोई कहता है कि इसमें केस की स्टडी कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है बेसिकली, कि आप कोई इन डेप्थ काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी सिंगल के केस या किसी ग्रुप का केस आप देख रहे हैं, तो इन डेप्थ ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का हम ऑप्शन देख लेंगे केस स्टडी में। अब थर्ड ऑप्शन देखो, इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल और फ्यू इंडिविजुअल, एकल या कुछ व्यक्तियों का सघन अध्ययन। तो सीधी सीधी बात है, केस स्टडी के साथ हमारा कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, यानी कि ए के साथ 3 आ जाएगा। और इस तरह का ऑप्शन देखो, आपका कितना अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। ए के साथ 3 में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 4th ऑप्शन, और सीधा सीधा आंसर हो गया। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने सिलेक्शन पे ना, फटाफट फिर इससे आगे बढ़ जाओ, आगे टाइम बचाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन रिसर्च क्या होती है, ऑब्जर्वेशन हम नेचुरल सेटिंग में करते हैं। कीवर्ड्स देखा, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मैं आपको कीवर्ड्स कहता हूं कि इसको अंडरलाइन कर लो। तो नेचुरल सेटिंग देखो, ऑब्जर्वेशन में देखो नेचुरल सेटिंग में हो रहा है ना, विदाउट इंटरवेंशन, तो ऑब्जर्वेशन के साथ बेसिकली बी आ जाएगा, है ना। तो यानी कि बी के सेकंड ही आ गया। और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं। तो आप मुझे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के बारे में बताओ, क्रॉस सेक्शनल क्या होती है। सी का मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे 4 आ गया। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या आएगा, वेरिएबल्स की बात होती है, तो डी का 1 आ गया। तो आपको मैंने 2 बातें अभी भी पूछी है, क्या क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका 4th आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ रिसर्चर यूज डिजाइन दैट कॉल फॉर मल्टीपल ग्रुप्स, द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेस्ट इज, जब शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है, इस हेतु सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण कौन सा है।
तो हम बात करते हैं जेड टेस्ट की, टी टेस्ट की, पेयर टी टेस्ट की बात करते हैं, एफ टेस्ट की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आपको ये कंसेप्ट याद आया है तो ये राइट आंसर एफ परीक्षण या एफ टेस्ट हो गया इसका, ठीक है। यहां मैं बता दूं रिसर्च एप्टीट्यूड में टेस्ट वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से करना है। ये इसकी थ्योरेटिकल बात है, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा फ्रेंड्स, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। ये क्या कह रहा है, देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउ यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एक्सट्रानियस फैक्टर। कह रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। देखो, हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम नेचुरल सेटिंग में तो करते नहीं, लैब वगैरह में करते हैं, तो सीधी सी बात है वहां पे जो वेरिएबल्स एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं हम एक्सटर्नियस फैक्टर्स को जो हमारी रिसर्च को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि असर्शन ठीक है। रीजन कह रहा है, देखते हैं ये तू कर, इसको बिकॉज लगा के पढ़ा करो, क्योंकि उससे आपको रिलेशन बनेगा। बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड इन्वायरमेंट इज ए कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। सीधी सी वही बात कर दी जो मैंने ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया था कि ये कंट्रोल कंडीशन में करते हैं लैब वगैरह में, और इसमें हम जो बेसिकली क्या करते हैं वेरिएबल्स को एक्टिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं इस रिसर्च में। इसीलिए तो हम एक्सटर्नियस वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे जब कंट्रोल कर पाएंगे या फिर एक्टिवली मैनिपुलेट कर पाएंगे, यही तो चीज है। तो ये रीजन भी इसके साथ प्रॉपरली बैठ रहा है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ए आर है वो ए का सही से एक्सप्लेनेशन है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट आ गया। तो आपको बेसिकली ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, स्वतंत्र और आश्रित की बात करते हैं, और एड और सेल का हम एक एग्जाम्पल लेके भी पढ़ते हैं। वो सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम सुना कि उसका नाम सुनते ही मुझे वो याद आया, तो इस तरह की भावना फटाफट आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, संचार या संप्रेषण का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम बात कम्युनिकेशन का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कई बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान है तो रिलेशन के आधार पे कि आपका जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके साथ रिलेशन कैसा है, इनफॉर्मल और फॉर्मल रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा है आपका, वर्बल है या नॉन वर्बल है, जेस्चरल है, ठीक है, इस तरह की बात करते हैं ना। और फ्लो डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, हॉरिजेंटल है, डायगोनल यानी कि विकिरण है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, इंट्रा इंटर ग्रुप है ना, मास पब्लिक कम्युनिकेशन, ये सब बातें होती है। तो आपसे वहां से पूछा गया फ्लो वाले से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ, तो वहां पे देखना है। तो आपको पता है ये डाउनवर्ड है, ये मोस्ट कॉमन मिल जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ए का बेसिकली हमारे पास 4 आ गया। चलो ए का 4 आते ही फिर ऑप्शन हमारे पास सीधा सीधा आ गया, देख लो। जैसे ही ए का 4 आया तो क्या आ गया, ए का 4 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। देखो कितना बिल्कुल ही जोर नहीं आया, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पीवाईक्यूज हैं, आपने लगा कि मैंने ऑप्शन सेट किए हैं, नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक चीज का पता क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप बर्डन ज्यादा लेते हैं ना, दिक्कत ये होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, उसमें क्या होगा, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट है वो सुपीरियर की तरफ अपवर्ड कम्युनिकेशन जाता है, तो फीडबैक वगैरह ही देते हैं। तो जहां फीडबैक हो, ये इसको कीवर्ड देख लो, फीडबैक किसमें है देख लो। हर बार मैं आपको कीवर्ड्स बताता रहता हूं, थ्योरी हम बात करते हैं। ओरिजेंटल में मतलब सेम वाला हो गया, ठीक है ना। तो सेम वाला क्या है, इट फॉर्म्स यूजफुल लिंक डिसीजन मेकिंग टू टास्क कोऑर्डिनेशन। और ग्रेपवाइन जो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो डी का 1 बच ही गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं और इससे आपको सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, है ना, तब हमारी अच्छी तैयारी है। नहीं तो परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान तो होना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर, कौन से हैं जो मनोवैज्ञानिक अवरोध माना जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये बैरियर जो है कम्युनिकेशन में हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो हैं वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करी है, यानी कि मनोवैज्ञानिक। डिफेंसिवनेस और फियर, अगर आप कोई चीज डर के या फिर आप बहुत ही डिफेंसिव होके कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये बेसिकली कैसा बैरियर लग रहा है। तो फियर होना, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकली तो है, मनोवैज्ञानिक ही है। तो बिल्कुल ये एक तो ये होगा। स्टीरियोटाइपिंग होता है रूढ़िवादिता, आपके दिमाग में कुछ बैठ गया है, दिमाग में कुछ बैठ गया, तो साइकोलॉजिकल है, ठीक है, बिल्कुल है। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपका कम्युनिकेशन है, ये कोई साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, ठीक है।
सेल्फ इमेज बहुत सारे लोगों को होती है ना, सेल्फ इमेज, इमेज कॉन्शियस बोलते हैं ना, कि बहुत ही कॉन्शियस रह के ज्यादा दिखाने की कोशिश, ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। आप ज्यादा दिखाने के चक्कर में, इमेज के चक्कर में आप नेचुरल नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन में हर्डल ही आएगा, तो ये एक बैरियर है। बायसनेस, पूर्वाग्रह, दिमाग में कुछ बिठा के बैठे हो, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो इसको सी को छोड़ के सारे के सारे साइकोलॉजिकल बैरियर है, यानी कि ए बी डी ई, और इस तरह का ऑप्शन सी है हमारे पास, ये है ना ए बी डी ई, तो ये राइट आंसर हो गया। तो अब आपको अच्छा सा लग रहा है क्या? सब बताते तो रहो कि हाँ अच्छा लग रहा है, कमेंट करो, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट कि आप कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे जब अच्छा नहीं लगता तो बच्चे कमेंट नहीं करते, यार कुछ तो बताओ, तब मजा तो आए कि हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो? आप जब टीचर बनोगे तब आपको अच्छे से फील होगा, ये मैं क्यों कहता हूं, ठीक है। ठीक है, पैसे कमाना अच्छी बात है, घर तो चलाना होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक अलग से खुशी भी मिलती है, उसको आप समझोगे। कुछ तो टीचर है ही, जो नहीं है वो बन जाएंगे तब समझेंगे। लैंग्वेज बैरियर इन कम्युनिकेशन एग्जिस्ट ड्यू टू, निम्नलिखित में संचार में कौन सी भाषा बाधाएं हैं? भाषा बाधाएं समझिए, इसको सिमेंटिक बैरियर भी बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहा है। तो आप इन चारों ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो, लैंग्वेज बैरियर कब आएगा? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप उसको सही से रिसीव नहीं कर रहे, है ना, बेसिकली आप उसका जो रिकॉग्निशन है आपका उस वोकेबलरी का वो ठीक नहीं है, तभी हम कहेंगे शब्द संबंधी। तो इस तरह से देखो, इसका बी ऑप्शन पढ़ के देखो, द डिफरेंस इन सेंडर्स यूजर वोकेबलरी एंड द रिसीवर्स रिकॉग्निशन वोकेबलरी, यानी कि प्रेषक की उपयोगकर्ता शब्दावली और प्राप्तकर्ता की मान्यता शब्दावली में अंतर है, तो वो एक लैंग्वेज आ गया। अगर इन ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन देखो, डिफरेंस इसमें कह रहा है सेंडर्स रिकॉग्निशन, नहीं, वैसे रिकॉग्नाइज तो कौन कर रहा है? जो यूजर हो रहा है, जो बेसिकली यूज कर रहा है वो कर रहा है ना, तो ये इसलिए नहीं आएगा। और इसमें तो दोनों सेम ही कह रहा है, तो ये तो आई नहीं, सेम आता तो बैरियर कैसे आता? तो इसलिए राइट आंसर इसका बी आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं बैरियर्स के बारे में बहुत सारी बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन में टाइप्स के बारे में बात की, और बैरियर से क्वेश्चंस आते हैं। प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं? तो इसमें अगर आप पढ़ोगे, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, यानी कि नैतिककरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियां देना। अब एक बात बताओ, आप कुछ जजमेंटल हो, यानी कि ये तो ऐसा ही है यार, ये ऐसा ही है, यानी आप मेरे बारे में कुछ सोच के बैठे हो, ये ऐसा ही है, तो आपने जजमेंट कर लिया, तो क्या आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे? फिर अच्छे से तो मुझे सुनोगे ही नहीं, ठीक है। और आप बेसिकली जो आप ज्यादा कंसोलेशन की बात, सांत्वना की बात होता है, वो इमोशनली एक बैरियर से ही बात कर लेता है, क्योंकि आप किसी को कुछ कहने जाओ, वो रो ले, वो ये कर ले, तो आपका तो दिल पिघल गया, जो बात कहनी थी वो तो भूल गया। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बड़ा बैरियर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वाले बैरियर नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इफेक्टिव टीचिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना, आर ट्रू ऑफ काइनेसिक्स ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा काइनेसिक्स के लिए सत्य है? आपको हम बात करते हैं ना, जब हम जेस्चरल की बात करते हैं, हाव भाव, जहां पे शब्दों की बात नहीं है, और कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि कम्युनिकेशन में वर्बल का ज्यादा रोल है या नॉन वर्बल का, तो हमने क्या आंसर किया? बताना क्या आंसर किया, ठीक है। अब काइनेसिक्स के बारे में बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की, और बॉडी लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको पता ही है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ठीक है काइनेसिक्स के बारे में। तो पहला कह रहा है, काइनेसिक्स डजंट कन्वे एनी मीनिंग, क्या कोई अर्थ नहीं निकलता बॉडी लैंग्वेज का? बहुत निकलता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। सेकंड कह रहा है, काइनेसिक्स डजंट रिफ्लेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल। आप बताइए, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है सोशल सिस्टम को तो रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग अलग साइन लैंग्वेज होती है भाई, है ना, अलग अलग इशारे होते हैं, कहीं में मार पड़ सकती है, कहीं पे उनमें नॉर्मल है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा कह रहा है, बॉडी मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल हैव पोटेंशियल मीनिंग। बिल्कुल सही बात है, किसी व्यक्ति की शारीरिक जो गतिविधि है वो बहुत अर्थ लेके निकलती है, तो ये एक तो ये ऑप्शन आएगा। काइनेसिक्स कैन बी सब्जेक्ट टू सिस्टमेटिक एनालिसिस, काइनेसिक्स व्यवस्थित विश्लेषण के अधीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव टू सिस्टमेटिक एनालिसिस की किस तरह से एनालाइज करें, क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज है। ए पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ हिज सोशल सिस्टम शेयर्ड विद अदर्स, बिल्कुल सोशल सिस्टम मैंने
जो ऊपर वाला नहीं काटा था बी वाला ऑप्शन, तो वो इसमें है, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो राइट आंसर सी, डी और ई आ गया। और इस तरह का जो ऑप्शंस हमारे पास बने हुए हैं वो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, सी डी ई इज द राइट आंसर। ये हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्या कहता है, देखिए ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली थी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बड़ा जिक्र है इसका, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूजीसी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी द्वारा शुरू किया गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के क्या लाभ है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है सारी की सारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो लर्नर सेंटर की तरफ अप्रोच कर रही है। तो सीबीसीएस एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है कि लर्नर को पूरी स्वायत्ता दी जाए, अधिगमकर्ता को, इस तरह की बात है। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। फोकस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक, ये तो पहली बात जो हमने बोली वो है ही है कि इसका फोकस है वो छात्र पर केंद्रित है। सेकंड, अलाउ स्टूडेंट टू चूज देयर इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, बिल्कुल छात्रों को स्वतंत्रता दी गई है, वो किसी तरह के कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। मेक्स एजुकेशन टू पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, और इसका मकसद यही है कि हमारी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो, यानी कि वैश्विक लेवल की, इसीलिए तो हम सुधार कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है, ए ठीक, बी ठीक, सी ठीक। आगे डी की बात करते हैं, मेक इट इजी टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। नहीं, ये मार्क्स नहीं है, बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, मार्क्स नहीं है, ये काट दो। ई ऑप्शन, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरटेक स्टडीज एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कह रहे हैं छात्रों को अलग अलग समय पर और विभिन्न संस्थानों में अध्ययन के लिए, बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी, ये भी ऑप्शन आ गया। तो इसमें ऑप्शन डी नहीं है, यानी कि ये वाला मार्क्स जहां पे है, तो इस तरह का ऑप्शन जिसमें डी नहीं है, ये ऑप्शन अपने पास थर्ड ऑप्शन बच गया। ए, बी, सी और ई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा परिषद की सिफारिश की थी, आपसे ये पूछा है। तो हमें पता है ये जो बात की थी, जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ते हैं उसमें जो 86 की बात करते हैं, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, इसने यही बात की थी। आपको पता है सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, फिर 1986 में जब राजीव गांधी जी थे, और इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 1992 में, और उसके बाद अभी आई है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 में आई थी ना, ठीक है, ये बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मुझे एक बात और बतानी है, मैंने ये तीनों एजुकेशन पॉलिसीज बताई है, आपको बताना है कि डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन लर्निंग की बात करते हैं, वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी की देन है, डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जो स्टूडेंट्स बताएगा वो मैं समझूंगा कि बहुत इंटरेक्ट कर रहा है, सब स्टूडेंट्स को बताना है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कमीशन on education has been given chronologically in order of year in which they were constituted, निम्नलिखित में शिक्षा आयोग के समूह में कौन सा समूह उनके गठन के कालक्रम के अनुसार है, ये पूछा गया है। तो हम बहुत सारे कमीशंस की बात करते हैं, बहुत सारे कमीशंस, मैं आपको बताता हूं 1813 से 1600 में अंग्रेज आ गए थे, उसके बाद से मैं शुरू कर देता हूं बहुत सारी बातें। 1813 की मैं बात करता हूं, अगर आपको याद है तो जब हम एंशिएंट पढ़ के सब मॉडर्न में घुसते हैं तो हम 1813 की बात करते हैं, फिर मैं 1835 की बात करते हैं मैकाले की, अगर याद है, फिर कुछ 1837 की बात करते हैं, फिर 1854 की बात करते हैं, फिर हम 1857 में कुछ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, फिर 1902 में बात करते हैं, फिर 1904 में बात करते हैं, 1906 में बात करते हैं, ये कुछ आपको ईयर सारा है याद। फिर हम 1900 अगर सीधा लेके आऊं 48-49 की बात करते हैं, फिर 52-53 की बात करते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम आगे चलते हुए 64-66 की भी बात करते हैं, बीच में बहुत सारी पॉलिसीज और भी बात करते हैं। तो ये ईयर दिमाग में आ रहा है, ऐसे कनेक्टिविटी बन रहा है कि कब क्या हुआ, कब कौन सा कमीशन आया, है ना। बीच में हम 44 की भी बात करते हैं, है ना, सार्जेंट के बारे में बहुत सारी बातें कमीशन की करते हैं। तो आपको हायरार्की पूछी है, तो इस क्वेश्चन से सिर्फ आपको हायरार्की नहीं, ये सारा बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए कि अच्छा ये तब आया, ये इसने ये रिकमेंड किया, ये किया। तो आपको पता है अगर इनमें सबसे पहले आपको अगर इनमें देखें तो राधा कृष्णन कमीशन आया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आने वाला यही था।
और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कमीशन आने वाला कौन सा था, राधाकृष्णन कमीशन था। उसके बाद पता आपको 52-53 मोदी लिया, और फिर कोठियारी कमीशन। तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया राइट। इस तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आईसीटी से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। जब आईसीटी में हम बहुत सारी बातें करते हैं, उसमें से ये जब हम, आपको याद है यूआरएल वगैरह की बात करते हैं, तब आपको यूआरएल की फुल फॉर्म भी बतानी है। सर बहुत बात पूछ रहे हो, बतानी पड़ेगी, देखते हैं ना, तैयारी का टाइम है। तो गिवन बिलो is a typical URL that identifies a web page HTTP, और आजकल तो S भी आता है, S का मतलब होता है सिक्योर, book.com author index.html, the host name book.com is converted into IP address by। जब हम पूरा URL पढ़ते हैं और उसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ डोमेन नेम है, सब डोमेन नेम है, टॉप लेवल TLD टॉप लेवल डोमेन है। तो आपको ये पूछा यहाँ पे book.com क्या शो कर रहा है, तो आपको पता है book.com ये डोमेन नेम है, क्या है, DNS डोमेन नेम सिस्टम। जैसे अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, तो आप यहां बताओ यहाँ पे TLD क्या है, आपको ये होमवर्क है। अपनी वेबसाइट है ना www.swmg.in, जिसमें हम पेपर 1, पेपर 2 EVS, पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं, मेरी ऐड भी होगी। इसमें आपको बताओ वो TLD क्या है, इसमें टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, चलो आप बताना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो डोमेन नेम सिस्टम के बारे में DNS का फुल फॉर्म बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना, जब कंप्यूटर आईसीटी की बात करते हैं तो हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं, तो ये आपको कुछ कंप्यूटर की टर्म्स है, वो कहां मैच करोगे। हब आपको याद आते ही आपको नेटवर्क सिस्टम याद आ गया होगा, है ना। लेस इंटेलिजेंट की बात करते हैं, कई सारी बात करते हैं ना, हब की बात करते हैं हम, बेसिकली ब्रिज की बात करते हैं, स्विच की बात करते हैं, गेटवे की बात करते हैं जब नेटवर्किंग करते हैं। तो लेस इंटेलिजेंट हब की बात करते हैं तो नेटवर्किंग सिस्टम आ गया। और जॉयस्टिक जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो इनपुट हो गया, है ना, बिल्कुल हो गया, इनपुट हो गया ये जॉयस्टिक। उसके बाद नोटपैड और एंड्रॉइड क्या है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, इसके बिना ऑपरेट थोड़ी होगा एंड्रॉइड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ये लो, ये आ गया सीधा सीधा क्वेश्चन। तो डी का हमने क्या मिलाया है, सेकंड मिलाया है, यानी कि एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी का सेकंड इसमें ऑप्शन में ही है। ठीक है, और इसमें भी है भाई, फर्स्ट में भी है, चलो दोबारा चेक करो फिर। ए का हब हमने ए का तीन और डी का 1 सिर्फ इसी में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए का 3 और डी का 1, और सब आ गया, बी का 1 और सी का 4। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, है ना। जैसे आप मुझे बताओ सब लोग, वेबकैम क्या है, वेबकैम इनपुट है या आउटपुट, वेबकैम आपको बताना है। ठीक है, चलो देखता हूं कितने लोग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू टेलीकम्युनिकेशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, तुल्यकालिक जो सेम टाइमिंग, काल सेम हो, है ना। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दो टर्म पढ़ते हैं ना, तो तुल्यकालिक में कौन सा है। ईमेल क्या तुल्यकालिक या सिंक्रोनस है, नहीं है, ये एसिंक्रोनस है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, वो भी एसिंक्रोनस है, बिल्कुल अतुल्यकालिक है, जबकि क्वेश्चन में सिंक्रोनस पूछा है। ब्लॉगिंग करना, ये भी एसिंक्रोनस है, कोई इंस्टेंट टाइमिंग की बात नहीं या लाइव की बात नहीं। टेलीफोन कॉल्स, वो तो एकदम लाइव चलती है भाई, बिल्कुल ये सिंक्रोनस है। ठीक है, टेलीफोन कॉल्स तुल्यकालिक। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट शब्द आ गया यानी कि तत्क्षण एकदम से, तो ये भी एकदम लाइव वाला यानी कि सिंक्रोनस वाला। डी और ई इज द राइट आंसर। तो इस तरह का ऑप्शन डी और ई हमारे पास है, सेकेंड ऑप्शन ये वाला तो हो गया ना, डी और ई। सर वो फोन मिला के सो जाए तो उसको रट्टा मारो खींच के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए डीवीडी रोम इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ठीक है, इट कैन बी रिटन मैनी टाइम्स। नहीं, डीवीडी रोम मैनी टाइम्स थोड़ी लिखी जाएगी, यहां से काटो इसको, ये स्टेटमेंट गलत। सेकंड, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड
is then executed by CPU। आप मुझे बताओ, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम, ये टर्म ठीक है क्या? रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में आता है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आता है? आप बताओ। ये क्या करे, देखो सॉफ्टवेयर को रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में लोड किया जाता है, ऐसा होता है क्या? बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में जाता है। जैसे मेरे पास कोई पेन ड्राइव है या कुछ है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, इसमें मेरे पास डाटा है, मैंने इसको लगाया, तो वो किस में जाएगा? रैम में जाएगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा सीपीयू के द्वारा। तो ये तो उल्टा लिख रहा है, कह रहा है सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम, नहीं इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो दोनों ही के दोनों स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सारा नॉलेज होता है ना तो बड़े अच्छे से हम कर पाते हैं, और बहुत इजी यूनिट है, बस समझने वाली यूनिट है, रटने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जब हम बेसिकली अगर आपको याद आता है तो हम कंप्यूटर को बेसिकली जनरेशंस बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर का क्या क्या कैसे होता है, क्या यूज होता था, किसको फर्स्ट जनरेशन का, ये आपको याद होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजीज चेंजेस इन कंप्यूटर बेस्ड ऑन फोर्थ टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको एडवांस वाला बताना है कि फोर्थ वाला में क्या यूज हुआ, और फिर थर्ड में क्या यूज होता था, सेकंड में क्या यूज होता था, और फर्स्ट में क्या यूज होता था शुरू के अंदर, ठीक है। जनरेशन तो शुरू से आई है ना, तो पहले एडवांस वाला पूछा है और सबसे लास्ट में पूछा है आपको यानी कि फर्स्ट का। तो अगर हम देखें सबसे पहले की बात करें ना, तो सबसे पहले आती थी वैक्यूम ट्यूब्स, सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का ये है, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में तो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल आगे, ठीक है ना, आईसी है ना, माइक्रो प्रोसेसर। तो ए का पहले सबसे और बी सबसे लास्ट में, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन थर्ड ही है, ये देखिए ए यानी कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, तो ये आ गया देखिए, है ना। और आपको पता है उसके बाद क्या आया, है ना, आईटी, है ना, इंटीग्रेटेड ट्यूब्स, और फिर ट्रांजिस्टर्स, तो ये आ गया ए सी डी बी। अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरेशन के बारे में हम बात करते रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी थोड़े थोड़े मैं बोलता हूं कि याद कर लो, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन होता है। तो पहला कह रहा है दे आर जनरली ऑफ लाइट ग्रीन कलर, ऐसा थोड़ी है, इसलिए थोड़ी कहते हैं ग्रीन हाउस। क्यों कहते हैं आप बताओ? ये तो नहीं आएगा। सेकंड, दे ऑब्जॉर्ब थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ, वे पृथ्वी से उत्सर्जित तापीय विकिरणों को अवशोषित करता है। बिल्कुल ठीक बात है, जब एब्जॉर्ब करके जब इमिट करती है उसी को रोक लेती है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये तो होता ही है। अमोनिया इज ए ग्रीन हाउस गैस, नहीं 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 है ये, तो बी सी डी, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो, या आप कमेंट करने के लिए कह रहा हूं, प्लीज वो करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता फिर चलो नेक्स्ट, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स देखते हैं, और ये वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट is an approach, ठीक है, intend help guide decision about the generation of waste, recycling of material and ultimate disposal of waste residue। जब हम वेस्ट का टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको पता है वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, सेग्रीगेशन की बात करते हैं, है ना, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, फिर उसको रिसाइकल करते हैं, है ना, ऐसे बात करते हैं, लास्ट में डिस्पोज करते हैं। बेसिकली यही तो बात करते हैं हम जब पूरी बात करते हैं। तो इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है ना, जिसमें सारी चीजें हैं। समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, जो अपशिष्टों के उत्पादन, सामग्री का पुनः चक्रण और अपशिष्ट अवशेषों का अंतिम रूप से निपटाने निर्णय में सहायता करता है। इंटीग्रेटेड, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सोर्स रिडक्शन इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड, नहीं नहीं ये बात गलत कह गया, यानी कि हम वेस्ट को जनरेट ही ना हो दें, सोर्स पे रिडक्शन करें। जैसे किसी ये गिफ्ट लिया तो बहुत डब्बे में बंद करने की जरूरत नहीं है, सोर्स पे रिडक्शन कर दो। तो ये भी एक इंटीग्रेटेड बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, जबकि ये कह रहा है पार्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो राइट आंसर हो गया सी, सी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना।
और ये बेसिकली स्टेटमेंट के बारे में है कि सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल आर 3 की कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड वेस्ट मिल। तो सोर्स रिडक्शन है कि नहीं, है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन एलआर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग के ये व्याप्ति की बात कर रहा है। हम बात करते हैं ना, बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो व्याप्ति यानी कि एक इनवेरिएबल रिलेशनशिप है ना, किस भी आपको ये बताना है। देखो मैं बहुत होमवर्क इसलिए दे रहा हूं कि आप इंटरेक्शन करो। दो वेरिएबल्स जो टर्म्स के बीच रिलेशन होता है, व्याप्ति जो होता है 2 टर्म के बीच रिलेशन होता है, तो आपको बताना है कौन सी 2 टर्म के बीच रिलेशन होता है ना। 3 टर्म होती है ना, माइनर, मेजर और मिडल। तो आपको बताना है जो व्याप्ति होती है वो कौन सी 2 टर्म के बीच रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और इसके बेस पे आपको पता है हम अनुमाना को क्लासिफाई भी करते हैं। तो व्याप्ति को क्या करेंगे, किससे मैच करेंगे, बेसिकली इसी के आधार पे जो हमारे पास व्याप्त है उसी के आधार पे हम यूनिवर्सल कॉन्कमिटेंस यानी कि सार्वभौमिक सहगामिता करते हैं कि ये चीज ये होनी है। तो ए का 4 आएगा। ए का 4 हमारे पास थर्ड ऑप्शन में ही है, फटाफट आंसर हो गया। और बी क्या है, लिंगा है। और लिंगा बेसिकली क्या होता है, लिंगा क्या है, एक हम क्या बोलें, ये हेतु है। तो हेतु बेसिकली साइन और रीजन हो गया, तो ये हो गया, बी का थर्ड हो गया। सी क्या है, सिद्ध्या है ना, या साध्य बोलते हैं। तो साध्य क्या हो गया, गुण धर्म का जो अनुमान लगाते हैं, द प्रॉपर्टी बीइंग इन्फर्ड की ऐसा होगा, ये होगा, साध्या, तो ये हो गया। और पक्षा क्या होता है, पक्षा यानी कि हेतु और साध्या के बीच की ये पक्ष में है कि नहीं, जो एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया लोकस ऑफ हेतु एंड साध्या, हेतु और साध्या का स्थान जो है वो हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो डी है, डी का सेकंड हो गया। तो राइट ऑप्शन सी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। बेसिकली यूं नहीं है कि इसका ऑप्शन रट लिया, आपको व्याप्ति, लिंगा, साध्या, पक्षा, आप बहुत सारी टर्म पढ़ते हैं, आपको पता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, है ना, उदाहरणा, उपन्याय जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली सब पता होना चाहिए सीक्वेंस। जैसे न्याय की बात करते हैं तो कितने कितने कौन कौन से न्याय में शामिल करते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको। ये देखो न्याय शब्द आ ही गया। क्वेश्चन है, इन न्याय सिस्टम व्हाट इज एन इनफेरेंस कॉल्ड व्हेन इट इज बेस्ड इट्स मिडल टर्म बीइंग ओनली पॉजिटिव रिलेटेड टू मेजर टर्म। बेसिकली अगर हम अब व्याप्ति, उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। व्याप्ति में के आधार पे जब हम क्लासिफाई करते हैं, इनफेरेंस को हम 2 आधार पे क्लासिफाई करते हैं, अगर आपको याद है तो, है ना, इनफेरेंस अनुमाना को। और अनुमाना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं इसमें। अनुमाना को एक तो हम साइकोलॉजिकल बेस पे करते हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तदत, अगर आपको याद है। और एक हम व्याप्ति के आधार पे करते हैं, कैवल्यनाभि, कैवल्यनाभ्यस्त्रिकी, अगर ये टर्म्स आपको याद आ रही है तो आपको ये कह रहा है कि इसमें मिडल टर्म है वो ओनली जो पॉजिटिव रिलेट है मेजर टर्म से, तो उसको हम किस में रखेंगे। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव रिलेट हो तो कैवल्यनाभि में, किस में रखेंगे, कैवल्यनाभि। याद आया कुछ, ठीक है, याद आया ही होगा। हाँ सर बहुत याद आया, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ ये देखो, ये फिर मैंने वो ही शामिल कर लिया, बेसिकली साइकोलॉजी के बेस पे आधार पे जो हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं किसको, अनुमाना को। द मिडल टर्म इज रिलेटेड टू मेजर टर्म as its cause and its antecedent of to it, we pass from the knowledge of antecedent cause to that of consequence effect, it is known as। आपको पता है जब हम बात करते हैं, इसमें काले बादल वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने काले बादल देखे तो अनुमान लगाया मैंने कि इसकी बारिश हो सकती है। तो आपको कोज दिख रहा है और अनुमान लगा रहे हो इफेक्ट का, तो ये कौन सा होता है, ये पूर्ववत अनुमाना होता है। याद आया आपको, वेरी गुड, आया ही होगा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत अच्छी वाली थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन है, भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। ए ई आई ओ ये वाला क्वेश्चन से आते ही आते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ कॉन्ट्रेरी है ना, यहाँ दोनों जगह, यहाँ सब अल्टरनेशन याद है आपको, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी याद है क्या, याद है वो, चलो ठीक है। ए का किसके लिए है, ऑल के लिए है। ई का किस लिए है, नो के लिए है। आई का सम के लिए है और ओ का सम नोट के लिए है। कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन, ये सब आपको याद होगा। अब क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रेमिसेस आर द सेम बट द डिफर ओनली द क्वांटिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब दोनों प्रस्ताव में विषय और विधेय समान होते हैं लेकिन वे केवल मात्रा में अलग होते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाएगा। सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। तो ये क्या है, सब अल्टरनेशन। जैसे मैंने एग्जांपल बताऊं, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन
आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, ठीक है ना। मैंने कहा ऑल मैन आर मोर्टल, फिर मैंने कहा सम मैन आर मोर्टल, सम मैन आर मोर्टल। तो यहां पे देखिए, यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है, यही क्वेश्चन है। वहां ऑल की बात करें, नीचे सम, तो ये कैसे, सब अल्टरनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सब अल्टरनेशन। यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान रखना है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और प्रोपोजिशंस एंड पिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर पिक करना है, ये बना लिया करो, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक है, ये लो, ठीक है। पहला कह रहा है ए बीइंग एज फॉल्स ई इज ट्रू, कह रहा है ये ए और ई का रिलेशन कॉन्ट्रेरी है, आपको पता है, और कॉन्ट्रेरी की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, ये दोनों के दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन दोनों के दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये बात करते हैं। तो कह रहा है ए बीइंग इज फॉल्स ई इज ट्रू, नहीं, ये रिलेशन नहीं हो सकता। ए फॉल्स है तो वो दोनों ई फॉल्स हो सकता है, ये कॉन्ट्रेरी के बारे में बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड कह रहा है ए बीइंग गिवन एज ट्रू, ए ट्रू है, ठीक है, तो ओ इज फॉल्स, यानी कि ये बिल्कुल, ये तो बात सही है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। और हो भी सकता है कि जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, सारे आदमी मरेंगे, है ना, सारे आदमी नश्वर है, और फिर मैंने ओ किस लिए, सम नोट में, सम मैन आर नॉट मोर्टल, सम मैन आर नॉट मोर्टल कह रहा हूं मैं, तो ये दोनों एक साथ सच कैसे होंगे। अगर ये सच है तो ये तो झूठ होगा, क्योंकि ऊपर वाला कह रहा है सारे आदमी मरेंगे और ये कह रहा है कुछ आदमी नहीं मरेंगे। तो ये स्टेटमेंट, ये वाला है जो करेक्ट है, बिल्कुल ये वाले करेक्ट है। और भी देख लो क्यों क्यों नहीं है। ई बीइंग गिवन एज फॉल्स, ये फॉल्स है मान लो, ठीक है, तो आई इज फॉल्स, है ना, ये कैसे बात है ना। ये कह रहा है कि ई बीइंग एज गिवन फॉल्स, ये वाला फॉल्स है, नो वाला, और ये भी फॉल्स होगा, ऐसा जरूरी है क्या, क्योंकि सम है वो की बात कर रहा है। ई बीइंग गिवन एज फॉल्स, आई इज फॉल्स, आई इधर है, ये देखना, सॉरी ये वाला सॉरी, आई एम सॉरी, ये तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हो गया, तो ये नो है, ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये फॉल्स हो, ये सच हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, और कॉन्ट्राडिक्टरी में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बात करेंगे, तो ई फॉल्स है तो आई फॉल्स नहीं, ये ट्रू हो सकता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत आ गया। ई बीइंग गिवन एज ट्रू, आई बीइंग इज गिवन ट्रू, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो कह रहा है ये भी ट्रू होगा, तो वही बात कर दी, ये कैसे होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे एक साथ तो सच नहीं होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो ये भी नहीं हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ये बहुत अच्छा रिलेशन है और ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन, इनकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, इनका रिलेशन याद होना चाहिए, और इसे एग्जाम्पल के साथ याद होना चाहिए। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट टू एलाबरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर विल बी कॉल्ड। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के कथन या उनके स्वयं के या दूसरों के जो छात्रों को एक उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ये हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आपको याद है तो हम की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर की बात करते हैं, और हेल्पिंग बिहेवियर में एक शब्द पढ़ते हैं प्रोबिंग, यानी जांच पड़ताल वाले, ठीक है। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और वो हिंट दूं और उसको डिस्क्राइब कराऊं, और यही स्टेटमेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, प्रोबिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोबिंग, जांच पड़ताल इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको जैसे ये क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स, आप लोगों को उस क्वेश्चन में वो चीज ध्यान आनी चाहिए कि इफेक्टिव बिहेवियर क्या होते हैं और की बिहेवियर का, जो की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर होता क्या है। अब सारे के सारे याद आ जाने चाहिए, अगर आपका मन कर रहा है तो आप बता भी दो, है ना, इतनी सारी बातें नहीं बताएंगे, वो आपकी मर्जी है, बताओगे तो अच्छा लगेगा। अब ये दो स्टेटमेंट है, देखिए देखता हूं क्या आप आंसर करते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने, कह रहा है द क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं आर, चार क्वाड्रेंट है, पहले कह रहा है वीडियो लेक्चर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली प्रीपेड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोड, ये भी है, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर द क्लैरिफाइंग डाउट्स, ये भी है, टाइम टू टाइम असेसमेंट, यहां तक। अब यहां पे कहां गलती कराई है, ये सब जोड़ दिया बाई एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स से नहीं होता ये असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट है, क्विज वगैरह,
तो ये देखो कहां गलती कराई, इसलिए ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया, है ना। और स्वयं प्रभा इज ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल डिनोटेड टू ए टेलीको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम टू 24/7, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कितनी चालाकी से गलत कराया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड ट्रू, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे हर चीज का ध्यान रखना है, माइनर से माइनर चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद द फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट हम डिटेल में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं फ्रेंड्स, वो भी हम करेंगे, और वो तभी हम करेंगे अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, अच्छे से बात करते हो, फिर मुझे लगेगा फ्रेंड्स, वो इसलिए कह रहा हूं मैं, बेसिकली कारण है सीधा सा कहने का, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं बेनिफिशियल चीजें हो रही है। अगर लगेगा कि नहीं कोई फायदा नहीं है, बहुत बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा ये कि बहुत सारा टाइम वेस्ट मेरा हो रहा है, बहुत सारा आप लोगों का हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज बनाने में भी टाइम लगता है, और शायद आपको अच्छा ना लग रहा है, इट मीन से ठीक चीजें नहीं है, तो हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप पे डिपेंड करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब डिस्कशन हो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को भी थोड़ा तो कोऑपरेट दिखाना पड़ेगा प्लीज, ठीक है। और कोऑपरेशन की बात नहीं है, वो एक बात ये भी है फ्रेंड्स कि आप कमेंट और ये कर देंगे तो हमें ये लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, बेसिकली वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, है ना। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि हम इस तरह से एक बार आपसे पूछें तो सही, क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं, आपसे तो राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस क्वेश्चन के आंसर के बाद अगर आप है तो उससे आगे के हम शुरू कर देंगे, एक हम फिर ले लेंगे एक बड़ा अच्छा सा मैराथन इसी तरह का हर यूनिट को टच करते हुए। अब मैं आपको बता देता हूं, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 10 की 10 यूनिट पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी, पूरा PYQs हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, स्टडी मटेरियल आपके पास घर पे कोरियर से आएगा। तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको हमें लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट रहता है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ हम पूरा एनालिसिस के साथ पढ़ाएंगे। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करते हैं, स्टडी मटेरियल घर पे आएगा, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी मेरे हिसाब से ये लेने की जरूरत नहीं रहती है, फिर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मोर देन सफिशिएंट है। पेपर 2 इसमें हम एजुकेशन पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। और इसको आप कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्या है अपनी www.swmg.in, और मोबाइल ऐप SWMG। और आप लोग हमेशा खुश रहें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अपने चित्त को आपको शांत रखना है, बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाई करनी है, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी टेंशन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।